Assalamualaikum student. Today's our topic is about cholinergic agonist drug. आज हम cholinergic agonist के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से हम cholinergic की क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। कोलिनर्जिक हम कहते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स हम उनको कहते हैं जो कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन के इफेक्ट को मिमिक करे, मींस कॉपी करे, उसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग। अगर इसकी जगह एंटागोनिस्ट होता ना तो वो इसके इफेक्ट को मिमिक ना करता, इसके इफेक्ट को ऑपोजिट इफेक्ट शो करता इसका। तो इसकी आगे क्लासिफिकेशन आती है, जिसमें हमारे पास एक आती है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स और एक हमारे पास आती हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। तो ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स वैसे ही इफेक्ट शो करती हैं जैसा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी शो कर रही होती है। मींस कि पैरासिम्पैथेटिक में हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशंस में, रेस्ट स्टेट में होती है, तो वही इफेक्ट शो करेगी जैसा कि वो हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में शो कर रही होती है। सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन द एसिटाइलकोलिन एंड बेथेनिकोल। तो ये दो ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशंस में आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये एसिटाइलकोलिन जो है ये बिलोंग करती है कोलिन एस्टर से, ये और बेथेनिकोल भी कोलिन एस्टर से, मीन क्लासिफिकेशन में जो है ना कोलिन एस्टर से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये क्वाटर्नरी अमाइन ड्रग्स है। क्वाटर्नरी अमाइन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि पोलर इन नेचर होती हैं, और वो लिपिड मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकती। जैसा कि हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर जो है CNS जो है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सराउंडिंग में हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर जिसको कहा जाता है, वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। अगर हमारे पास क्वाटर्नरी अमाइन ड्रग्स आ जाए जिनको हम कह रहे हैं कि वो पोलर इन नेचर है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर तो लिपिड का बना हुआ है, तो वो ड्रग्स इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो हमारा इसका मतलब है कि ये CNS पे अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगी। और ये भी क्वाटर्नरी अमाइन ड्रग्स हैं और ये भी पोलर इन नेचर हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को फिर कौन सी ड्रग भी क्रॉस कर पाएंगी, वो ड्रग जो कि टर्शरी इन नेचर होंगी, टर्शरी अमाइन ड्रग्स होंगी। टर्शरी अमाइन ड्रग्स जो होती हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होती हैं, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर लेती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एसिटाइलकोलिन का 30 सेकेंड्स है, बहुत कम है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मींस हाफ लाइफ इसकी ना बहुत कम है। जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं एसिटाइलकोलिन को तो ये डिफ्यूज़ हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है, और इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मींस कि ये 1 आवर तक स्टे करती है। और इसका है कि ये मेटाबोलाइज या डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम्स। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम्स जो होते हैं ये ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर ना प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन को ना ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कोलिन में और एसेटर्स में, जिसकी वजह से ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं। जबकि बेथेनिकोल पे ये एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम अपना कोई एक्शन शो नहीं कर पाते, इसीलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा है। इसका 30 सेकेंड्स है, इसका 1 आवर है। आगे है कि ये क्या करता है, एक्शन शो करता है निकोटिनिक और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स बोथ पे, जबकि ये सिर्फ मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पे इफेक्ट शो करता है। मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स अब हमारे पास स्मूथ मसल्स पे होते हैं, हार्ट पे होते हैं, एड्रीनल मेड्यूला पे होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे प्रेजेंट होते हैं। ये तो इसका मतलब है कि ये जो है एसिटाइलकोलिन को जैसे ही हम लेंगे ना तो ये हमारी बॉडी में डिफ्यूज इफेक्ट शो करेगी, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करेगी, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करेगी। इधर पॉइंट लिखा हुआ है एक्ट ऑल ओवर द बॉडी एंड शो डिफ्यूज इफेक्ट। तो ये जो है ना, जैसे ही हम एसिटाइलकोलिन को लेंगे ना तो ये हमारी पूरी बॉडी पे अपना इफेक्ट शो करेगी और डिफ्यूज इफेक्ट शो करेगी, मींस कि कई आई में भी चलेगी है, आधा इफेक्ट आई में भी शो कर रही है, CVS में कर रही है, GIT में कर रही है, ब्लड में कर रही है,
उसके बाद स्मूथ मसल्स पे कर रही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अपना इफेक्ट शो कर रही है, इसीलिए इसको क्लिनिकली यूज़ नहीं किया जाता एसिटाइलकोलिन, क्योंकि ये डिफ्यूज इफेक्ट अपना शो करती है और ये जो है बहुत जल्दी इनएक्टिव हो जाती है, इसीलिए एसिटाइलकोलिन को हम यूज़ नहीं करते। जबकि बेथेनिकोल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 आवर है और ये सिर्फ मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती है और इसका एक्शन जो है सिर्फ जीआईटी पे और ब्लेडर पे है। जीआईटी को हम बोवल भी कहते हैं और यूरिनरी ब्लेडर पे एक्ट करती है। बी से आपने याद रखना है बोवल और ब्लेडर, ये बेथेनिकोल के दो एक्शन है। उसके बाद है कि नो यूजेस, इसका कोई थेराप्यूटिक यूज़ नहीं है, जबकि इसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं। अगर आपका यूरिन रिटेंट हो गया, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, मींस कि आपको जो है यूरिन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर क्या हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो हम क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग देंगे, जिससे आपके यूरिनरी रिटेंशन जो होगी वो ट्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक एटोनी को भी ट्रीट करेगी, कॉन्जेनिटल मेगाकोलॉन, ये इन्फेंट्स में होती है। और उसके बाद अगर एसिटाइलकोलिन का और बेथेनिकोल का एक्शन ज़्यादा हो जाए ना, तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एट्रोपिन से। दोनों को हम एट्रोपिन से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट ड्रग हैं, ये दोनों ये एट्रोपिन जो है ये एंटागोनिस्ट ड्रग है, मीन्स कि ये एगोनिस्ट के एक्शन को अपोज करेंगे। ये एगोनिस्ट मीन्स एमिमिक, तो एंटागोनिस्ट मीन एंड वो अपोज करना एक्शन को। तो अब इसका मतलब है कि ये अगर दोनों ज़्यादा हो गए ना, तो हम इसको अपोज करने के लिए एट्रोपिन देंगे। अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास सीवीएस है ना, तो सीवीएस एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा सीवीएस जो है ना रिलैक्स मोड पे होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, तो ऐसे नोट भी जो है वो भी कम होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, इम्पल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, रेस्ट पे आ जाती हैं, तो ब्रेडिकार्डिया कॉज हो जाता है, सीवीएस पे ब्रेडिकार्डिया कॉज हो जाता है। लेकिन अगर ये स्वेयर हो जाए ना एसिटाइलकोलिन का एक्शन, तो हम एट्रोपिन दे के उसको ट्रीट कर सकते हैं। एट्रोपिन क्या करेगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जैसा एक्शन होता है ना उस जैसा काम करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे क्या होता है, हमारा सीवीएस इंक्रीज हो रहा होता है, जीआईटी की मोटिलिटी कम हो रही होती है, यूरिनरी रिटेंट हो रहा होता है और माइट्रेसिस हो रही होती है। ये सारे एक्शन को जो है ना अपोज करेगा, एसिटाइलकोलिन के और बेथेनिकोल का जो भी एक्शन होगा ना उसको अपोज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैंने आगे ना एक पॉइंट बनाया कि ना ये कैसे एक्शन शो करते हैं। अगर जीआईटी पे ब्लेडर पे है तो ये कैसे एक्शन शो करते हैं। वैसे तो ये पूरी बॉडी पे ये इफेक्ट अपना शो करते हैं, लेकिन मैंने इसको कंपेयर किया बेथेनिकोल के साथ, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसका जीआईटी और ब्लेडर का ही लिखा है। एसिटाइलकोलिन का जीआईटी और यूरिनरी ब्लेडर पे ही लिखा है, जब लेकिन इसका आई पे भी है, सीवीएस पे भी है, उसके बाद और किस पे है, ब्लड प्रेशर पे भी आता है, सिक्रीशंस पे भी आता है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ इसको कंपेयर किया आपस में। तो क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन क्या करता है, मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, मीन्स के मोटिलिटी इंक्रीज होगी, पेरिस्टालसिस इंक्रीज होगी, तो जिससे क्या होगा, हमारा खाना जल्दी हजम हो जाएगा, सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रोसर मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ ट्राइगोन स्फिंक्टर्स करवाएगा, जिसकी वजह से यूरिन ब्लैडर में क्या होगा, वो यूरिनेशन कॉज कर देगा, यूरिनेशन कॉज करवाएगा। क्या है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिट्रोसर मसल्स कैसे होते हैं कि इधर ना हमारा ये ब्लेडर जो है ना, ये हमारा डिट्रोसर मसल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, डिट्रोसर मसल्स का। और नीचे ऐसे करके ये हमारे पास क्या आ गए हैं, ट्राइगोन स्फिंक्टर्स, ट्राइगोन स्फिंक्टर्स। अब क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो जैसे ही यूरिन हमारे ब्लैडर में आती है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके ये ट्राइगोन स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन स्टे नहीं करता, यूरिन आता है तो ये रिलैक्स्ड होता है, इधर स्पेस कम होती है, फटाफट यूरिनेशन कॉज हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास इधर एंटागोनिस्ट ड्रग हो, तो वो क्या करती हैं, ये डिट्रोसर मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं,
रिलैक्स करती हैं और ट्राइगोन स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं। ये ट्राइगोन स्फिंक्टर जो होंगे ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और ये रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेस हमारे पास बन जाएगी, तो यूरिन ज़्यादा देर स्टे कर जाएगा हमारे यूरिन ब्लैडर में। और ट्राइगोन स्फिंक्टर्स जो होंगे ये भी जो होंगे वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यूरिनेशन कॉज नहीं होगी, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। तो ये इसका एक्शन है कि ये मोटिलिटी और सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है। मीन्स के खाना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा क्या हो रहा होता है, खाना जल्दी हजम हो रहा होता है, यूरिनेशन भी नॉर्मल हो रही होती है। और इसका सेम एक्शन जो है ना बेथैनिकोल का भी सेम यही है कि ये मोटिलिटी और सिक्रीशंस को क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। और ये भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रोसर मसल्स करवाता है और रिलैक्सेशन ऑफ ट्राइगोन स्फिंक्टर्स करवाता है। ये इसका यूरिन ब्लैडर पे एक्शन है। सेम ये जो है एसिटाइलकोलिन जैसा अपना एक्शन शो करता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं देखे जाते क्योंकि हम इसको क्लिनिकली यूज़ ही नहीं करते, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अब आप एक्शन थेराप्यूटिक यूजेस को देख के आप इसके खुद भी बता सकते हो कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं। अगर आपके पास क्या हो जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाए, मीन्स कि अब हमने बेथैनिकोल को जो है ना ज़्यादा इनटेक कर लिया, तो अब इसका एक्शन जो हो गया ना वो ज़्यादा हो गया, एडवर्स इफेक्ट अपना शो करने लग जाएगा। अगर मोटिलिटी इंक्रीज हो गई है तो खाना जो होगा वो जल्दी हजम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाएगी। अगर खाना ज़्यादा देर नहीं स्टमक में रुकेगा तो हमारे उसमें से हम न्यूट्रिएंट्स जो उसके हमें चाहिए चीज़ें ज़रूरी जो अफादियत चाहिए खाने की, हमें वो नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से हमारे एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाएगी, हमें डायरिया हो जाएगा। क्यों डायरिया हो जाएगा? अगर हमें जब क्या होता है कि मोटिलिटी इंक्रीज होती है ना तो डायरिया कॉज होता है, तो सिक्रीशन हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ना सिक्रीशंस भी अपनी इंक्रीज कर देती है। मीन्स कि हमारी बॉडी से भी सिक्रीशंस जो है ना इंक्रीज हो जाती हैं, वाटर के जो है ना ज़्यादा वो ना रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से डायरिया भी हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, जबकि एसिटाइलकोलिन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है क्योंकि हम इसको क्लिनिकली यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि ये अपना डिफ्यूज इफेक्ट बॉडी में शो करती है। इसका कोई एक रोल नहीं है कि ये सिर्फ इस पर स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करे, और इसको हम इसलिए भी नहीं यूज़ करते क्योंकि ये 30 सेकेंड्स के अंदर जो है ना वो इनएक्टिव हो जाती है, और ये एसिटाइलकोलिन जो है इसको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। So this is all about the difference between एसिटाइलकोलिन एंड बेथैनिकोल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल के बारे में। सो फॉर दिस टाइम अल्लाह हाफिज़।